हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर चैनल सुजन इंडियाज क्लास 10th। तो आज मैं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। पहले लेक्चर में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करते हैं, रिसोर्सेज होता क्या है, रिसोर्सेज के टाइप पढ़ा था वेरियस उसके क्या बोलते बेसिस पे, और उसके बाद हमने पढ़ा था उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, और कुछ हमने समिट के बारे में रियो डी जेनेरो और समिट के बारे में पढ़ा था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट है रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके। उसके बाद हमने पढ़ा था महात्मा गांधी के थॉट फिलॉसफी के बारे में, और कैसे रिसोर्सेज आपके कॉलोनाइजेशन में रोल प्ले करता है। हमने इंडिया का एग्जांपल लेके पाया था, और भी बाकी कंट्रीज़ का मैंने आपको बताया था क्यों कोलोनाइजेशन, जब जो कंट्री कॉलोनीज बनते हैं किसी देश के, तो रिसोर्सेज उसमें क्या रोल प्ले करता है। तो आज के सेकंड लेक्चर में मैं आप लोग को लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाऊंगा। लेक्चर नंबर 2 लैंड रिसोर्सेज शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। दस लैंड इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। लैंड एक ऐसा वो है ना जिस पे हम लोग रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम उसी पे परफॉर्म कर रहे हैं, और हम लोग डिफरेंट वेज में इसको यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए, और रोडवेज हम भी उसी पे बनाते हैं, लैंड पे ही। इसलिए ये एक ऐसा एसेट है विद अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज माना जाता है लैंड एक तरीके से। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। लैंड हमारे नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे वेरियस चीज़ें जिसको लैंड सपोर्ट करता है इन वेरियस वेज, अलग अलग वेज में सपोर्ट करता है। However, land is an asset of finite magnitude. Land is an asset of finite magnitude means what? लैंड एक ऐसा एसेट है जो एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड के साथ अवेलेबल है। 20 एकड़, 10 एकड़ एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड के साथ हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, ना कि वो अनलिमिटेड है। आप मतलब लैंड यूज करते जाएंगे, वो रिन्यू होते जाएगा, ऐसा बात नहीं है। एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है जो कभी ना कभी खत्म भी होगा, इसका मतलब ये है। ओके, एक पाई चार्ट बनाया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। 3 कलर डिनोट किया है। ब्लू कलर आपको प्लेन्स डिनोट करेंगे, प्लेन्स। ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं 43%। प्लेन्स आपको टोटल लैंड में 43% ऑफ लैंड विल बी इन दी फॉर्म ऑफ प्लेन्स। फिर माउंटेन्स पे आते हैं। माउंटेन्स रेड कलर डिनोट कर रहा है, माउंटेन रेड कलर डिनोट कर रहा है, मीन्स 30% ऑफ लैंड इज इन माउंटेन। ओके, एंड येलो टाइप स्किन कलर 27%। प्लेट्यूज टोटल लैंड के 27% डिनोट करते हैं। ओके, यही पाई चार्ट का कहना था। अभी हम लोग और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउएवर लैंड इज फाइनली, देखिए क्या हो गया, देयरफॉर इट इज एन इंपॉर्टेंट टू यूज दी अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विथ केयरफुल प्लानिंग। तो इसमें ये कह रहा है कि लैंड हमें बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज करना चाहिए, रैंडमली नहीं, बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ। क्योंकि लैंड, जैसे कि पहले लाइन में, जैसे इससे पहले वाले स्टेटमेंट में क्या था, लैंड इज एन एसेट विथ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, तो हमें उसे केयरफुली यूज करना चाहिए, ध्यान रख के सही प्लानिंग करके यूज करना चाहिए, सही वे में, सही जगह पे वो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ सही से हो सकता है वैसे यूज करना चाहिए। फिर देखते हैं, India has land under a variety of relief feature, namely mountains, plateaus, plains, and islands. About 43% of land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. उस पाई चार्ट में मैंने बताया इंडिया के मतलब वेरियस, वो इंडिया का ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें इंडिया के 43% ऑफ लैंड प्लेन्स में आते हैं। प्लेन्स 43% ऑफ, जो मतलब मेजोरिटी पार्ट ऑफ लैंड कवर करता है इंडिया का, जिसको हम लोग किस वे में यूज कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम उस प्लेन फीचर वाले लैंड को हम यूज कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी पार्ट ऑफ लैंड कवर करता है इंडिया में। सेकेंड, उसके बाद माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। उसके बाद कौन था सेकेंड पे? माउंटेन्स कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट, प्लेन्स के बाद 30% ऑफ द माउंटेन्स, जो सम पेरेनियल मतलब पूरे साल हर सीजन में रिवर्स के फ्लो को मेंटेन करने में सपोर्ट करते हैं। पेरेनियल फ्लो ऑफ, ये था पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड सम फैसिलिटीज। टूरिज्म में भी बहुत सपोर्ट करता है, जैसे कि आप शिमला में चल जाएं या हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली, ये सब टूरिज्म स्पॉट है, हिल स्टेशन है। ओके, और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी आपको वो कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखते हैं, माउंटेन वाला जो पर्सपेक्टिव है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया of the country is in plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. 27% क्या था? प्लेट्यूज। 27% जो प्लेट्यूज है इंडिया में, जो लैंड कवर है 27% प्लेट्यू से कवर है, जो एक रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट देते हैं। आयरन, ये सब के कोल, ये सब आपको प्लेट्यूज के आसपास ही मिलते हैं, जो एक रिच रिजर्व इंडिया के मतलब ट्रेजरी के लिए प्रोवाइड करते हैं, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। ओके, लैंड यूटिलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है, लैंड यूटिलाइजेशन। ओके,
लैंड यूटिलाइजेशन, इसमें लैंड यूटिलाइजेशन कि जैसे हमने रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, कैसे रिसोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टाइप्स जानेंगे और लैंड को यूटिलाइज कैसे किया जाए सही वे में, क्योंकि एक ऐसा एसेट है जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड के साथ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक। लैंड रिसोर्सेज यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पर्पस के लिए लैंड यूज है। फॉरेस्ट कहाँ है? जमीन पे है ना, लैंड पे है ना, वही लिखा हुआ है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन और वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है मींस बैरन और वेस्ट लैंड। पहला पॉइंट, बैरन और वेस्ट लैंड मींस बंजर जमीन सुना होगा, जिसपे कल्टीवेशन नहीं हो सकते, उसमें तो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जिसपे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, जिसपे कल्टीवेशन किए जा सके, कुछ उग नहीं सकता उस पर, वैसे लैंड। वैसी लैंड हम लोग नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए वो करते हैं, क्या दे देते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए दे देंगे, बिल्डिंग्स बनाने के लिए दे देंगे, रोड्स बन जाते हैं उस पर। ओके, और क्या, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, पैकेजिंग फैक्ट्रीज, ये सब बनते हैं, बिल्डिंग्स बन जाते हैं, उस पर रोड बना दिए जाते हैं, जो ऐसे बंजर जमीनें होती है। ओके, नेक्स्ट, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ओके, फैलो लैंड अभी इसके बाद डालने पड़ेंगे या, ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं। परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड मतलब जहाँ गाय ये सब कुछ चराने के लिए ले जाया जाता हो। ओके, ग्रेजिंग लैंड मतलब जहाँ घास वास खाते हो गाय या चरवाहे लेके जाते हैं, उसको परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड बोला जाता है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोप्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। ट्री क्रॉप्स मतलब जैसे यहाँ ट्रीज ये सब ग्रोन है जो नेट सोन एरिया में नहीं आते हैं। ओके, ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये आपका ऐसे कोई वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोप्स, जहाँ फॉरेस्ट टाइप्स में ग्रोन है ना सब चीज़, ये क्या बोलते हैं, ग्रोव्स हैं, ट्री क्रॉप्स है, ट्री बस पेड़ उगा हुआ है, वो नेट जोन एरिया में नहीं आता, ये आपको बस याद रखना है, नेट जोन एरिया में नहीं है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है? ऐसा जमीन जो 5 एग्रीकल्चरल ईयर से ज्यादा, मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, अनकल्टिवेटेड हो, उसको हम लोग कल्चरेबल वेस्टलैंड के कैटेगरी में पुट डाउन करेंगे। ओके, fallow lands, current fallow left without cultivation for 1 or less than 1 agriculture year। करंट फैलो अभी हमने पता, अदर फैलो, अभी फैलो लैंड क्या होता है? करंट फैलो ऐसा लैंड जो एक एग्रीकल्चर ईयर से लेस टाइम से अनकल्टिवेटेड छोड़ा हुआ हो। ओके, छोड़ दिया हो, एग्रीकल्चर कुछ हो नहीं रहा हो, कल्टीवेशन नहीं किया गया हो, एक एग्रीकल्चर ईयर से कम, उसको करंट फैलो लैंड बोलते हैं। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। अदर देन करंट फैलो होता है ऐसा लैंड जो अनकल्टिवेटेड हो फ्रॉम द पास्ट 1 to 5 ईयर्स। मोर देन 5 हो तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड में कैटेगराइज होगा, और जब पास्ट 1 to 5, 1 से 5 साल के बीच में, तो उसको अदर देन करंट फैलो लैंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंड, एक सेकेंड, net sown area the physical extent of a land on which crops are harvested is known as net sown area। net sown area लैंड का वो फिजिकल एक्सटेंट है जहां सोइंग होता है, मतलब कल्टीवेशन होता है, सोया जा मतलब सोइंग होता है, बीज बोया जाता है, फिर उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उस फिजिकल लैंड एक्सटेंट को नेट सोन एरिया बोलते हैं। ओके, फिर है एरिया सोन मोर देन वंस इन एंड 1 एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर मीन्स ऐसा लैंड जिसमें एक ही एग्रीकल्चरल ईयर में 2 क्रॉप सोन हुए हों, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे वो सेम, और हार्वेस्ट हुए हों, प्लस वैसा लैंड प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, नेट सोन एरिया कितना? नेट सोन एरिया में ऐसा फिजिकल लैंड एक्सटेंट जिसमें सोइंग हुआ हो बीज का, फिर हार्वेस्ट किया हो, सोइंग और हार्वेस्टिंग दोनों प्रोसेस हुआ हो उसमें, on which crops are sown harvested is known as net sown area। उस लैंड के फिजिकल एक्सटेंट को नेट सोन एरिया बोलता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या बोलेंगे? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उसको बोलते हैं जिसमें एक ही एग्रीकल्चर ईयर पे 2 क्रॉप, चाहे सेम हो डिफरेंट हो, ओके, सोन किए गए हों, बीज बोया गया हो और फिर हार्वेस्ट किया गया हो, प्लस वैसे लैंड में प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ये पॉइंट्स खत्म हो जाए। लैंड यूटिलाइजेशन ये था, लैंड यूटिलाइज इंडिया में कैसे हुए, कैसे किस कैटेगरीज में बटे हुए हैं उसके बारे में हमने देखा। ओके, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब लैंड का पैटर्न कैसा, लैंड यूज पैटर्न कैसा है, उसमें लैंड किस पैटर्न में इंडिया में यूज होते हैं, ये सब कैटेगराइज थे जो लैंड का यूटिलाइज किया गया है, ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में रख के। अब उसका पैटर्न देखते हैं इंडिया में कैसा है लैंड यूज पैटर्न। ओके, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स, topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, cultural tradition। लैंड यूज पैटर्न डिटरमाइन होते हैं फिजिकल फैक्टर्स से। फिजिकल फैक्टर्स मीन्स टोपोग्राफी,
क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स कैसा है, टोपोग्राफी मीन्स फिजिकल फीचर कैसा है उसका, माउंटेन एरिया है, प्लेट्यूर एरिया है, प्लेन एरिया, एग्रीकल्चर तो प्लेन एरिया पे ही हो सकता है, ओके, ज़्यादा ईजिली, माउंटेन पे भी होता है पता है टेरेस फार्मिंग करके, पर बहुत लेस मात्रा में होता है वहाँ फार्मिंग, ओके। क्लाइमेट, सॉइल टाइप कैसा है, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, ह्यूमन फैक्टर्स भी प्ले करता है रोल, पॉपुलेशन कैसा है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसा है वहाँ, ये देखिए कल्चरल एंड ट्रेडिशन कैसा है उधर, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया को, ओके। ये कुछ ग्राफ था जो जनरल लैंड यूज कैटेगरीज, ये 2 ईयर में कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, कैसे कैसे कौन सा पार्ट कौन सा कैटेगरी बढ़ा है कौन सा कैटेगरी घटा है, एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ओके, इस ग्राफ को। पहले हम 1960 टू 61 वाला रिपोर्ट का लैंड रिपोर्ट देखते हैं, ओके। ये 45.26 क्या है, सबसे जो मेजॉरिटी पोर्शन आपको दिख रहा है क्या है, ये देखिए मेजॉरिटी पोर्शन वाला लग रहा है एरिया अंडर, एक सेकेंड, एरिया अंडर नॉन, मैं अपने बुक में चेक करता हूँ, एक सेकेंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, ये एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज में है ये, ओके, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस उसी के अंदर आता है ये, ओके, नहीं एक नो नेट सोन एरिया, हाँ 45.26 ये नेट सोन एरिया में आता है, 45.26 आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है, लाइट ग्रीन ये नेट सोन एरिया डिपिक्ट करता है, ओके। एंड देन ब्लू पार्ट सेकंड मेजॉरिटी वाले पे आते हैं 18.11%, 18.11% है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ओके, परमानेंट पैस्चर, एक सेकेंड, एक तो इसमें फिगर वो है ना क्या बोलते हैं, जिस कलर से ड्रॉन है ना उसमें नीचे बुक प्रिंटिंग आप तो जानते ही कलर्स थोड़े डिफर कर जाते हैं, जस्ट अ मिनट मैं वो कर रहा हूँ, एक सेकंड मिला ले रहा हूँ, हाँ, एरिया अंडर मिस्क एंड ट्री ग्रोव्स है ये शायद, ये है 18.11%, ओके। फिर जो रेड एरिया है 12.01 बैरन और अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, बैरन और अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर से आपका वो उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ना हुआ, बैरन मतलब बंजर जमीन, ओके। उसके बाद जाते हैं ग्रीन वाले पे, ये जो ग्रीन है डार्क ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन होगा आपका एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ओके, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में 4.9% है, ओके। फिर उसके बाद है परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड 4.71%, ये 4.71% जो है परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है, आप चाहे तो मार्क कर सकते हो क्योंकि इसे प्रिंटिंग में ये कलर एग्जैक्ट मिलते नहीं है, मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके बता पा रहा हूँ देख के बुक से। उसके बाद 1.50% किया, 1.50% आई थिंक आपका होगा, उसके बाद देखिए इसको मैं छोड़ता हूँ, ऑरेंज वाले पार्ट पाता है, ऑरेंज वाला पार्ट है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड, ऑरेंज वाला कल्चरेबल वेस्टलैंड 6.23%, 3.50 3.50 ये आपका आता है इसमें फैलो अदर देन करंट फैलो, ये आपका फैलो अदर देन करंट फैलो में आता है ये 3.50%, 3.73% आपका आ रहा है करंट फैलो, ये करंट फैलो में आपका आएगा, ओके। उसके बाद बच क्या रहा है जो फैलो अदर देन करंट फैलो आपका हो चुका, उसके बाद कल्चरेबल वेस्टलैंड भी हो चुका, एरिया अंडर मिस्क ट्री ग्रोव्स, ये मुझे 1.50 वही लग रहा है, एरिया अंडर मिस्क ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ओके, एरिया अंडर मिस्क ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ये आपको मैं बस बता दे रहा हूँ, इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में ऐसे कोई ग्राफ्स पाई चार्ट से क्वेश्चंस नहीं आते, आएगा तो इसको दिया रहेगा फिर पूछेगा, ओके। जब जस्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फुल लेक्चर चल रहा है अभी, वन शॉट में इसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, पर लेक्चर वाइज चल रहा है तो मैं इसमें ध्यान एक बार देते हुए चल रहा हूँ, ओके। रिपोर्टिंग एरिया 100% लिखा हुआ ऊपर। अब जनरल लैंड यूज कैटेगरीज इन 2014 एंड 15, 2014 एंड 15 में कैसा था लैंड यूज वो देखते हैं। फिर वही ग्रीन पार्ट जो है नेट सोन एरिया 45.5%, यहाँ नेट सोन एरिया बढ़ा है, यहाँ ना नेट सोन एरिया बढ़ा है 2014-15 का, ये 1960-61 का था 45.5%, ये देख रहे हैं 45.5% नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया है ये, ओके, जस्ट अ मिनट, नेट सोन एरिया। उसके बाद है ब्लू, ब्लू वाला मैंने आपको क्या बताया था, ब्लू एक्शन, ब्लू आपको फॉरेस्ट है 23.3% फॉरेस्ट, 2014-15 में फॉरेस्ट का भी वो बढ़ा है, ओके, ये फॉरेस्ट का था, यहाँ 18.11 था फॉरेस्ट का, देख रहे हैं 18.11 फॉरेस्ट, 18.11 फॉरेस्ट, 23.3 5% के आसपास यहाँ फॉरेस्ट बढ़ चुके हैं 2014-15 में। उसके बाद रेड, रेड वाला आपका था कौन सा, रेड 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 है आपका बैरन एंड वेस्टलैंड 5.5% कमा है, बैरन एंड वेस्टलैंड कमा है 12.01 to 5.5% बैरन एंड वेस्टलैंड। उसके बाद लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन है आपका एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज है,
एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस 8.7 हो गए हैं, 4.9 हो गए, क्योंकि बिल्डिंग्स बन चुके हैं। अब के टाइम तक अब बिल्डिंग्स बहुत सारे बन चुके हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो चुके हैं, बनने लगे हैं। ओके, एरिया ये बढ़ चुका है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। और इसके बाद क्या था, फिर है डार्क ब्लू में हल्का, मतलब ये हो गया आपका परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड 3.3%, 3.3, 4.71 से 3.3% परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, चरवाहों का जमीन जहाँ चराने के लिए गाय ये सब लेके जाते चरवाहे। ओके, उसके बाद एक स्मॉल पोर्शन होता है, कौन सा था, एरिया अंडर मिस्क ट्री एंड क्रॉप्स, वही है, हाँ 1% हो गया। एरिया अंडर मिस्क ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स 1.50% से 1% हो चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ऑरेंज पार्ट है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड 4%, 6.23 था पिछले बार 1960 to 61 में 6.23 था, अब 4% हो गया 2014-15 में। ओके, उसके बाद क्या 3.6, ये लाइट ये है फेलो अदर देन करंट फेलो, ये है फेलो अदर देन करंट फेलो 3.6%, 3.5 से ये हल्का सा बढ़ा है। उसके बाद क्या है नेट सोन, नहीं सॉरी 4.9%, ये क्या है आपका बैरन एंड कल्चरेबल अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, बैरन एंड कल्चर करंट फेलो अदर देन करंट फेलो बैरन वेस्टलैंड तो आपको हो गया लगता है, बैरन वेस्टलैंड कल्चरेबल वेस्टलैंड हो गया। ये वाला आपको क्या था कलर, करंट फेलो, ये करंट फेलो है 3.73, 4.9 करंट फेलो। ओके, करंट फेलो लैंड है 3.73 से 4.9 हो गया कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये सब आपको ग्राफ इतना वो नहीं, मैंने बस डिस्कस कर दिया, कोई इतना मैंडेटरी नहीं है इसको देखना, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं, अब इसके नहीं, अब नया कुछ पार्ट है। टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28% मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%। टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पर उसके ऊपर हमारे जो सर्वे था ऊपर हमारे सिर्फ 93% का। क्यों 93%? इसलिए क्योंकि कुछ पार्ट आते हैं पीओके के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, अक्साई चीन के, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स के हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए 93% के ही सर्वे हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर। लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर एज ऑल्सो डिक्रीज, लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर डिक्रीज हुआ था, मैंने ग्राफ में पढ़ के ही बताया था आपको। देखो परमानेंट पैस्चर देखते हैं, परमानेंट पैस्चर ये था, आई थिंक ये वाला है, आई थिंक परमानेंट पैस्चर, इलेक्शन बुक में देख लो मैं, परमानेंट पैस्चर, हाँ ये देखो 4.71 इन 1960 to 61, और उसके बाद 3.3 परमानेंट पैस्चर 2014 से 15। ग्रेजिंग लैंड कम हुआ, परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड वही लिखा हुआ है, परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड भी कम हो जाए। हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर लैंड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, कैसे चरवाहे अपने मतलब ग्रेज कराएंगे अपने इतने बड़े ह्यूज कैटल पॉपुलेशन को, पैस्चर लैंड अगर कम हो रहा है धीरे धीरे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। मोस्ट ऑफ द अदर करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ अदर देन करंट फैलो जो है, जो पास्ट 1 to 5 ईयर्स से, अदर देन करंट फैलो पास्ट 1 to 5 ईयर्स से कल्टीवेशन, उस पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से कल्टीवेशन ना हुए हो, वो या तो पुअर क्वालिटी के लैंड है या तो वहाँ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ कल्टीवेशन हो नहीं रहा है, रीजन इसलिए इज वेरी हाई लिखा होता है। हेंस दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर, इसलिए ऐसे लैंड जो अदर देन करंट फैलो है 2 से 3 साल में एक आधा 2 बार, 1 से 2 बार कल्टीवेट हो जाता है तो हो जाता है, क्योंकि यहाँ कल्टीवेशन का जो कल्टीवेशन हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बड़ा हाई है और बहुत पुअर क्वालिटी का वो लैंड है। ओके, फिर देखते हैं इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया देन परसेंटेज ऑफ NSA in India about 54% देन दी टोटल रिपोर्टिंग एरिया। हाँ, अदर देन करंट फैलो इंक्लूडेड नहीं होता, अदर देन करंट फैलो इंक्लूडेड नेट जोन एरिया में नहीं होता। नेट जोन एरिया क्या होता है, ऐसा लैंड जिसमें क्रॉप्स सोन हुए हों फिर हार्वेस्ट हुए हैं उसको नेट जोन एरिया बोलते हैं। अगर ऐसे लैंड्स को अदर देन करंट फैलो को ऐड कर दिया जाए तो हमारा डेटा जो है अदर ये क्या बोलते हैं नेट जोन एरिया को बढ़ के 54% हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नेट जोन एरिया का जो पैटर्न है बहुत वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, देखते हैं कैसे करता है। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। जैसा बोला पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, आपने देखा लिखा हुआ है 80% नेट जोन एरिया है पंजाब और हरियाणा में, एंड लेस देन 10%, 80% ऑफ द टोटल एरिया पंजाब और हरियाणा में है, लेस देन 10% हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिली साइड्स पे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। वही अंतर है, टोपोग्राफी मैटर्स करता है नेट जोन एरिया का, वो हमें कंसिडर करना भी, समझे। वहाँ हिली एरिया में एग्रीकल्चर इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, वही पंजाब के एरिया, हरियाणा के एरिया प्लेन्स में आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया है, तो वहाँ नेट जोन एरिया बहुत ज़्यादा है कंपेरिजन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड तो सी की तरफ है, वहाँ
भी टोपोग्राफी और वेदर मैटर करता है। ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये सब लेस देन 10% इसलिए है नेट सोन एरिया इधर। ओके, नेक्स्ट, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। हाँ, जैसे कि हर कंट्री अपना एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनाता है जिसमें एक डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ लैंड टोटल कंट्री का फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए। जैसे इंडिया में है 33% ऑफ योर जियोग्राफिकल लैंड शुड बी अंडर दी फॉरेस्ट, बट इंडिया का अभी कुछ साल पहले का डेटा 23% था। 33% हमने मीट नहीं किया अभी तक, जो कि अभी रिसेंट डेटा लगता है 1 आध महीने पहले का जो डेटा है उसमें 25% बढ़ के हुआ है। पहले 10% का अंतर था डिजायर्ड परसेंटेज से, अब हम 8% बस पीछे चल रहे हैं। इंप्रूवमेंट हुआ है 2% का, 23 to 25% अभी फिलहाल। और उसमें सबसे ज्यादा किसके अंदर आता है फॉरेस्ट एरिया? मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, इट वाज कंसीडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजी। हाँ, फॉरेस्ट रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस वो सपोर्ट करता है। ओके, द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। फॉरेस्ट के लैंड इसलिए बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल के लाइफ स्टाइल उस पर, मतलब लाइफ पूरा, मतलब उनकी जिंदगी उस फ्रिंजेस ऑफ फॉरेस्ट पे जो रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास के जो एरिया में रहते हैं पॉपुलेशन, उनका उस पर डिपेंडेंट है। अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी। हाँ, वेस्ट लैंड होते हैं जिसको नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए दे दिया जाता है। क्यों? वेस्ट लैंड क्या इंक्लूड करते हैं? जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए दिया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए दे दिया जाता है, रोडवेज के लिए दे दिया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए दे दिया जाता है। देखो, वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज। रॉकी एरियाज, डेजर्ट एरियाज, एरिड रीजन। डेजर्ट मतलब हमारा वो ले लो, राजस्थान में जो डेजर्ट है, राजस्थान का डेजर्ट है। रॉकी माउंटेन, रॉकी एरिड एरियाज, रॉकी एरिया माउंटेन में, रॉकी एरिया एरिड रीजन राजस्थान का, डेजर्ट रीजन राजस्थान वाले, रॉकी माउंटेन्स में वेस्ट लैंड ही है वो, इसलिए उसको अदर पर्पसेस, नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए दे दिया जाता है उसको, समझे? नॉन एग्रीकल्चर इंक्लूडेड सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री, etc। अब नॉन एग्रीकल्चर यूजेस मतलब क्या? सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री, etc। मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या नॉन एग्रीकल्चर यूजेस मतलब होते हैं। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in land degradation. Continuous use of land over a long period, continuous हम land का use करते हैं long period of time without any appropriate measure to conserve और manage it। कोई appropriate हमने measures नहीं लिया है जिससे कि हम लोग सही से यूज करें, उसको कंजर्व करें। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बस यूज करते आ रहे हैं विदाउट कोई अप्रोप्रिएट मेजर लिए कि कैसे कंजर्व करें, कैसे मैनेज करें, जो रिजल्टेड अब हो चुका है लैंड डिग्रेडेशन में। ओके, अब लैंड डिग्रेडेशन दस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकेशन ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। बहुत सीरियस रिपरकेशन हो रहे हैं सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे। अब लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। जो लैंड है हमने 5 जनरेशन के साथ भी शेयर किए, फ्यूचर जनरेशन के साथ भी हमें शेयर करने पड़ेंगे। लैंड थोड़ी ना किसी का वो है, खरीदा हुआ तो है नहीं। लैंड हमें शेयर करना है, अपने 5 जनरेशन से भी, अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन से भी शेयर करना है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड। 95% हमारा जो बेसिक नीड है, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, लैंड से ही ऑब्टेन हो रहा है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज ना कि सिर्फ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को हमने वो किया है बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज। जो नेचुरल एलिमेंट्स, जो फोर्सेज है जो डैमेज कर सकते हैं लैंड को, उसको भी हमने एग्रीवेट किया, उसको भी हमने इंक्रीज, उस फोर्स को इंक्रीज करने में हमने रोल प्ले कर दिया है। सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन करने में नहीं, जो नेचुरल फोर्सेज जिसके वजह से लैंड डिग्रेड हो सकते हैं उसको भी हमने एग्रीवेट कर दिया, उसका भी हमने की रोल प्ले कर दिया उसमें। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एंड हैव टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द लैंड। यही है जिसमें हमने अपना की रोल प्ले कर दिया, जिसमें करने की कोई जरूरत नहीं था। हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से नेचुरल फोर्सेज को हमने पेस अप कर दिया है। क्या है वो ह्यूमन एक्टिविटीज? सच एज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, बिल्डिंग्स बनाने, नए टाउन्स एंड सिटीज को एस्टैब्लिश करना। ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग में चरवाहे कुछ ज्यादा ही ग्रेजिंग करा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरग्रेज करा रहे हैं लैंड पे, जिसकी वजह से वो वेस्ट लैंड बन जा रहा है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग जहां चल रहा है वो भी एक तरीके से हमारा वेस्ट लैंड ही भरा है, जहां जमीन को खोदा जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स बाहर आ रहे हैं। हाँ, ये सारे हैं जिसकी वजह से हमने नेचुरल फोर्सेस मतलब जो नेचुरल एलिमेंट्स है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो सकते हैं, उसको हमने पेस अप कर दिया। ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। अब इसको माइनिंग साइट्स आर अबंडन्ड आउट ऑफ वर्क इज कंप्लीटली ड्यूरिंग द, हाँ देखो, mining sites are abundant after excavation work is complete, leaving deep scars and stresses of overburdening in states like Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, and Odisha. Deforestation due to the mining have caused severe land degradation.
देखो, माइनिंग एक्टिविटीज होने के बाद उस लैंड को हम ऐसे अबंडेंट छोड़ देते हैं, लवारित छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डीप स्कार्स और ट्रेसेस हो गए हैं ओवरबर्डिंग की वजह से। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज, और माइनिंग होगा तो डिफॉरेस्टेशन जरूर होगा अगर उस पर पेड़ खड़ा है उस जमीन पे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर लैंड डिग्रेडेशन इन सारे एरिया में जहाँ मिनरल रिच एरिया है वहाँ हमें देखा गया, उसको लैंड अबेंडन छोड़ देना, जिसकी वजह से स्कार्सेस एंड ट्रेसेस होते हैं ओवरबर्डनिंग की वजह से, और डिफॉरेस्टेशन भी होते हैं माइनिंग की वजह से जो सीवियर लैंड डिग्रेडेशन कॉज कर रहे हैं। इन द स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन देखा जा रहा है गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। वहीं उड़ीसा, झारखंड, ये सब के एरिया में माइनिंग साइट्स को एबंडेंट छोड़ देने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन देखा जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीड टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल। स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन कर दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा इरिगेट कर रहे हैं फील्ड को, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो रहा है, जिसके वाटर लॉगिंग होने की वजह से वो हो जाता है सैलिनिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, जो लैंड डिग्रेडेशन कॉज कर रहा है। लैंड डिग्रेडेशन में लैंड उसको आप धीरे धीरे वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट हो गया द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन और सीमेंट इंडस्ट्री, कैलक्लाइट एंड सबस्टोन। हाँ, जैसे एक सीमेंट इंडस्ट्री के जो ये सब होता है ना, उनमें लाइमस्टोन यूज होता है, तो जैसे कि उसके जो डस्ट है उड़ के जब वेस्ट लैंड, जब वो जमीन पे बैठे एग्रीकल्चर आसपास के जो लैंड है जो जिसपे एग्रीकल्चर हो रहा है, उस पर जब वो उसके जो डस्ट बैठ जाते हैं तो एक लेयर, सेमी परमेबल लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर अंदर जमीन में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वाटर टेबल भी, अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी डिस्टर्ब होता है, और उस लैंड को वो धीरे धीरे कल्चरेबल वेस्ट लैंड में वो कर रहा है, तब्दील कर रहा है, बंजर जमीन वो बना देगा। उस पर धीरे धीरे डस्ट, सीमेंट्स के, लाइमस्टोन के डस्ट बैठते रहेंगे तो वाटर अंदर जमीन में पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा, अंडरग्राउंड वाटर लेवल ये होगा, डिप्लीट होगा, उसमें भी इशू क्रिएट होगा अंडरग्राउंड वाटर लेवल में भी, और उस लैंड को बैरन और वेस्ट लैंड बना देगा। ओके, यही लिखा हुआ था, कैलसाइट एंड सोपस्टोन फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वालिटी ऑफ डस्ट, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। बोला ना, पेनिट्रेट अंदर वाटर को नहीं करने दे रहे, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को स्लो कर दे रहा है, रिटार्ड कर दे रहा है into the soil after it settles down on the land। लैंड पे सेटल डाउन होने के बाद उस प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द लैंड को वो रिटार्ड कर देता है, स्लो कर देता है पानी का इनफिल्ट्रेशन जो जमीन में होना चाहिए। इन द रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स सच एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री। आजकल पिछले कुछ सालों से लैंड, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, जो वेस्ट इंडस्ट्रीज निकालते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक रीजन बनते जा रहा है वाटर और लैंड पॉल्यूशन का। समझे? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब खत्म होने वाला लैंड, हमारा लैंड वाला पार्ट। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जिसके हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व कर सकते हैं, पर वो प्रोसेस हम ह्यूमन बींग्स को लेना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। एफॉरेस्टेशन की जो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटना, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, जितना हो सके पेड़ लगाइए। एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट, ग्रेजिंग का जो आप लोग ओवर ग्रेजिंग चरवाई कराते हैं उसको एक प्रॉपर वे से, एक लिमिट लगा के एक प्रॉपरली वे में कराइए, प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए ग्रेजिंग का, जिसकी वजह से हम सम एक्सटेंट लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। ओके, planting of shelter belts of plants, control overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation in arid areas। एरिड रीजन में आप शेल्टर बेल्ट्स बनाइए जिसकी वजह से वो हो सके, क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन रुक सके, मतलब वो उसका ऊपर का सॉइल का लेयर उड़ने ना लग जाए जब सैंड ड्यून्स आए तो। ओके, शेल्टर बेल्ट्स एरिड रीजन में लगाइए जिसकी वजह से हम लोग बहुत सम एक्सटेंट तक हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व कर सकते हैं, लैंड में कंजर्व नहीं, सॉरी, लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग कम कर सकते हैं। और एफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग से भी हम सम एक्सटेंट तक वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, ये लैंड डिग्रेडेशन को बंद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या, लैंड डिग्रेडेशन मेथड टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन एरिड रीजन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड को अगर हम प्रॉपरली मैनेज करें, सही से उसको मतलब टेक केयर करें, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे वो एक यूजफुल लैंड हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट अगर करें तो हमारा लैंड डिग्रेडेशन वैसे भी रोक सकते हैं, वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट कर वापस उसको रिवाइव कर सके। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो वेस्ट निकालते हैं इंडस्ट्री, उसको सही से ट्रीट करके बाहर निकाले, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी रुकेगा और लैंड डिग्रेडेशन को भी बहुत हद तक उसको कम किया जा सकता है। ओके,
बस। ये डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरिया सब जगह लैंड डिग्रेडेशन भी कम किया जा सकता है। इससे अगर वो लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट सही से एफ्लुएंट्स को सही से ट्रीट करके निकालेंगे तो हमारा वाटर पॉल्यूशन भी रुकेगा और लैंड डिग्रेडेशन भी सम एक्सटेंट तक कम हो जाएगा। तो इसमें हमने इस लेक्चर में हमने लैंड डिग्रेडेशन का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, मैं वो आपको बता देता हूँ। मार्क किया क्वेश्चंस था, इवन देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से थे। हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद अभी जो पेज खुला हुआ है इसमें ऊपर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सीबीएसई 2019 में आ चुका है सेट 5 में। क्वेश्चन में डिक्टेट कर देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा। हाईलाइट द रीजन फॉर लैंड बीइंग अटमोस्ट नेचुरल रिसोर्स। पहला वाले मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर तभी बोला था लैंड अटमोस्ट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? वही क्वेश्चन है सीबीएसई 2019 सेट 5 में आ चुका है। ये देखिए सेट 5 सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और एक क्वेश्चन है यहाँ डिक्टेट करता हूँ, व्हाट आर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन किया ये वाला, ये पूरा इसको आप पॉइंटर्स में डिवाइड करके आप उसको लिख सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। ओके, ये सब आया है आपके मतलब पेपर्स में आते हैं। ऊपर वाला तो सीबीएसई 2019 में आया भी है सेट 5 में। और ये जो था व्हाट आर द मेजर, ये जो मैंने आपको ये बोला कि इसे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करके आप आंसर लिख सकते हैं, ये भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे हाउ माइनिंग एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड, सीबीएसई 2019 सेट 3। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लिख के ट्राई कीजिएगा। ओके, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले लेक्चर में मैंने कुछ बताए थे, लिखे हुए थे मेरे बुक में, और ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाउ माइनिंग एक्टिविटीज कैसे इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए इन झारखंड। इस पर आपको पॉइंटर्स लिखने कैसे हैं, तो आप रीजन बता दीजिए। झारखंड में कहीं का भी बताना हो तो माइनिंग कैसे इफेक्ट करता है लैंड में, लैंड डिग्रेडेशन कैसे करता है, वो रीजन लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ओके, ये सारे सीबीएसई के पीवाईक्यूज है। ओके, तो एक और है अगर हाँ एक और क्वेश्चन है, यहाँ है लिखा हुआ हाउ सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। अब सीमेंट इंडस्ट्री कैसे रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। यहाँ मैंने बताया था द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट, सोपस्टोन फॉर केमिकल इंडस्ट्री, ह्यूज क्वांटिटी रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। ये पॉइंट्स आप लिखेंगे, यही इसका आंसर है। हाउ सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, क्योंकि वाटर इनफिल्ट्रेशन को रिटार्ड कर देता है ये। ओके, ये भी सीबीएसई 2019 में आ चुका है सेट 1 में। ओके, और कोई क्वेश्चंस नहीं है आज के टॉपिक से, सारे पीवाईक्यूज मैंने बता दिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। तो आज के लेक्चर में हमने लैंड का पूरा पार्ट खत्म कर दिया। लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, लैंड यूज पैटर्न इंडिया में कैसा है, लैंड यूटिलाइज कैसे किया जाता है, कैसे कैटेगराइज किया हुआ है इंडिया में। ओके, इंडिया के टोटल लैंड कितने परसेंट किस किस टोपोग्राफी में आते हैं। ओके, फिर लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंजर्वेशन का, उसका कंजर्वेशन मतलब लैंड डिग्रेडेशन को होने से कैसे रोका जा सकता है, उसके मेथड्स पर है। तो आने वाले लेक्चर में सॉइल का पार्ट हम लोग कवर करेंगे और सॉइल इसका आखिरी टॉपिक है। उसके साथ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।